आज के समारोह में मंच पर उपस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के कुलाधिपति आदरणीय श्री रमाशंकर जी, कवि एवं कला समीक्षक आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, आदरणीय राजकुमार जैन जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय केसी त्यागी जी, कुलाधिपति, उपकुलाधिपति, कुलपति, सभागार में उपस्थित विशिष्ट जन, देवियों, सज्जन और विद्यार्थी मित्रों, बहुत देर से आप सीरियल देख रहे हैं। मैं सबसे पहले इन तीनों शहीदों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। केसी त्यागी साहब ने बताया कि लोहिया जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे। टेलीविजन आप में से कितने लोग देखते हैं? सीरियल भी? मित्रों, जब अच्छा सीरियल आप देख रहे हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का अच्छा लगता है। अब तक आप अच्छा सीरियल देख रहे थे, विज्ञापन के तौर पर मुझे अब अंत में खड़ा किया गया है। मेरे पूर्व के वक्ता आपसे कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। मैं दुविधा में हूं कि विज्ञापन की तरह रहूं या सीरियल का एक पात्र बन जाऊं। जो आप इजाजत देंगे उसी दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इस नवीन पुस्तक के लोकार्पण के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लोहिया रचनाकारों की नज़र में जैसा बताया गया, ये पुस्तक का द्वितीय खंड है। मेरी कामना है कि ये पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा हाथों तक पहुँचे और ख़ासकर नई पीढ़ी से पढ़े, समझे और भारतीय राजनीति के देदीप्यमान नक्षत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दर्शन को समझे भी और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं मित्रों, जिनका वजूद किसी सीमा में नहीं बंधा होता है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया भारतीय राजनीति के ऐसे ही विराट पुरुष थे। विश्व के अनेक बड़े बड़े विचारक आज भी भारतवर्ष को डॉक्टर लोहिया के साथ ऐसे जोड़कर देखते हैं जैसे किसी जमाने में लोग ग्रीस के साथ सुकरात को देखते थे। और आज भी राजनीतिक संपदा में डॉक्टर लोहिया के सूत्र पर वैसा ही विचार विमर्श होता है जैसा किसी जमाने में प्लेटो के विचारों पर होता था। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत की राजनीति तथा समाज को नई दिशा देने वाले डॉक्टर लोहिया की स्मृति में व्याख्यान समारोह आप सभी के बीच रमाशंकर जी और केसी त्यागी जी के कारण मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इसे मैं अपना गौरव मानता हूं। पूर्व वक्ताओं ने डॉक्टर लोहिया के जीवन, उनके योगदान पर काफ़ी विस्तार से बताया है। मैंने पहले ही कहा कि उनके वजूद को आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते। मेरी समझ थोड़ी कम है और दृष्टि थोड़ी दूसरी है, तो शायद मैं अपने ढंग से लोहिया को समझने की कोशिश करता हूँ और देश में जो कुछ हो रहा है थोड़ा अलग हटते हुए उस दृष्टिकोण को भी रखने की कोशिश करूँगा। अपना पूरा जीवन लोक कल्याण, वंचित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए समर्पित करने वाले डॉक्टर लोहिया सच है कि समानता, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे और शब्दों के रूप में भारतीय राजनीति एवं समाज के लिए ऐसे तरासे हुए हीरे छोड़ करके गए हैं जो उनके जाने के 56 साल बाद भी
उनका दर्शन उसी रूप में इन हीरों से प्रेरणा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सच है कि भारतीय राजनीति ने अनेक भविष्यवक्ताओं को देखा है, लेकिन डॉक्टर लोहिया जैसा दूरदर्शी शायद कोई पैदा हुआ। अभी रमाशंकर जी उसका जिक्र कर रहे थे। इतिहास चक्र पुस्तक उनकी एक है। डॉक्टर लोहिया ने 1953 में अपनी विदेश यात्रा का जिक्र उसमें किया है और उन्होंने कुछ विदेशी महानुभावों से चर्चा करते हुए भविष्यवाणी की तरह उस समय कहा था कि सचमुच भारत दुनिया का सबसे गरीब और गंदा मुल्क है, लेकिन हो सकता है कि 100 साल बाद या इससे कम समय में ही यूरोप और अमेरिका भारत से इस संदर्भ में स्थान परिवर्तन कर लें। यह तो इतिहास चक्र है, यह बिना किसी भावना के चलता है और मुझे लगता है मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। 100 साल नहीं, 70 साल बाद ही जिस देश के हम गुलाम थे उस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। और लक्ष्य हमने क्या रखा है? अमृत काल में हम जी रहे हैं, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए। जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत हो, ये आज भारत के एक नागरिक का संकल्प है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि आज दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम तीसरे स्थान पर हैं। यूनिकॉर्न की बात अगर होती है तो उसमें हम दुनिया के अगड़े पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा जब मैं बात विद्यार्थियों से करूंगा। ये लोहिया की राजनीतिक दूरदर्शिता का मैं मानता हूं कि उत्कृष्ट और अनोखा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने सप्त क्रांति के दर्शन तथा व्यवहारिक कार्य योजना के माध्यम से स्वर्ण युग की तरफ बढ़ने का आह्वान किया था। मैं कभी कभी सोचता हूं, वंचितों, महिलाओं, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए अपना जीवन खपाने वाले डॉक्टर लोहिया अगर आज जीवित होते तो क्या कहते। फिर 2019 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोहिया जी की जन्मतिथि पर उन्होंने एक ट्वीट किया। आप में से कुछ लोगों ने उन्हें सुना होगा और उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों, महिलाओं, शोषित किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पिछले 8-9 वर्षों में जो प्रयत्न किए गए हैं उसे देखकर निश्चित रूप से डॉक्टर लोहिया प्रसन्न होते। और ये सच है कि वंचितों को वरीयता के मंत्र पर चलते हुए आज मैं अगर कुछ आंकड़े आपके बीच रखूं, डॉक्टर लोहिया महिला बराबरी और सशक्तिकरण की बहुत बात करते थे। काफ़ी कुछ कहा उन्होंने अपने भाषणों में, काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। अधिकतर भारतीय महिलाओं के सामने पेयजल तथा शौचालयों की कमी की समस्या है। मैं डॉक्टर लोहिया को उद्धृत कर रहा हूँ। और उन्हें सुबह शाम दूर दराज के कुओं अथवा तालाबों से गंदा पानी, कीचड़ वाला पानी ढोकर लाना पड़ता है। उन्हें शौच के लिए खुले खेतों में जाना पड़ता है। रसोई घर में उठते हुए धुएं से वो बीमार हो जाती हैं। यहाँ वो एक दास का जीवन जीती हैं। आज अगर डॉक्टर लोहिया जिंदा होते तो हिंदुस्तान में 8-9 वर्षों में बने हुए 12 करोड़ घरों के टॉयलेट शायद उनको जरूर कुछ खुशी देते। 6.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचने के लिए जरूर वो आनंदित होते। और 10 करोड़ घरों तक जहां धुआं उठता था, रसोई गैस पहुंचाने को देखकर भी डॉक्टर लोहिया जरूर प्रसन्न हुए होते। आज आपके बीच में ये कहना चाहता हूं। आर्थिक स्वतंत्रता के पुरजोर समर्थक थे। केसी त्यागी जी कह रहे थे कि किसान परिवार से आता हूं। मुझे लगता है कि सच कहा उन्होंने। अब आज महिलाओं की बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में जानते हैं मित्रों, 2 करोड़ 68 लाख घर महिलाओं के नाम से बने।
उनका अधिकार महिलाओं को दिया गया है और छोटे व्यवसाय के लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसमें 20 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की महिलाओं को पिछले 8 वर्षों में दिया गया है अपना उद्योग चलाने के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते काम कर रही हैं। ये सच है। उनके अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण, अनेक इस तरह के काम हुए हैं। किसानों की बात किसान नेता भी करते हैं। डॉक्टर लोहिया ने निश्चित रूप से किसानों में एक जागृति पैदा की। मैं मानता हूं कि आदर्श स्थिति नहीं पैदा हुई होगी, लेकिन 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान आर्थिक सुरक्षा का जो कवच है, त्यागी जी, मैं नहीं मानता हूं। पहले भी सरकारें थी, पहले भी लोग थे, और वो लोग थे जो डॉक्टर लोहिया की कसम खा करके लंबे समय तक कई राज्यों में सरकार चलाई। उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि नहीं, ऐसा भी किया जा सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा समाज निर्मित करने की कोशिश आज देश में हो रही है। पूर्ण रूप से नहीं, भगत सिंह के सपनों का भारत अगर नहीं बन रहा है, डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत नहीं बन रहा है, तो एक अच्छा प्रयास किया गया है जो डॉक्टर लोहिया चाहते थे उसे कैसे जमीन पर उतारा जाए। सामान्य तौर पर लोग सवाल कर सकते थे कि साहब पहले क्यों नहीं हुआ। इसका सीधा सा उत्तर है, और उत्तर स्वयं डॉक्टर लोहिया ने अलग अलग समय पर स्वयं दिया है। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अतीत को समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अतीत का बोध भविष्य और वर्तमान का निर्माता हुआ करता है। अगर हमें अपने भूत को ठीक से जाना और पहचाना नहीं और अपने बच्चों को ठीक से सिखाया नहीं, तो यह देश कभी भी अच्छा और सुखी नहीं हो सकता। और परिवर्तन जो शब्द है मित्रों, वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। समाज में परिवर्तन वही कर सकता है जो खुद आचरण भी आदर्श कर सकता है। जो केवल बात अच्छी कर सकता है वो समाज नहीं बदल सकता है। गुलाम भारत और आजाद भारत के बीच धारावाहिकता नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये टूटनी चाहिए। इसकी वकालत डॉक्टर लोहिया करते थे। मैं 67 सालों की गलतियों को सुधार लिया गया है ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है कि बुखार सिर्फ ठंडे पानी से नहीं, दवा के बिना नहीं उतरेगा। दवा प्रभावशाली है कि नहीं ये देश की जनता तय करेगी, लेकिन ये सच है कि एक बड़ा बदलाव हुआ है। मैं वाद से अलग हट करके ये बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया ने समन्वित दृष्टिकोण से जिस सप्त क्रांति का सूत्र दिया था, वो उस समय की परिस्थिति, उस दशक का इतिहास नहीं था। मैं मानता हूं कि वो एक टाइमलेस दर्शन है, सिद्धांत है, जो आने वाली सदी का भी इतिहास होगा, और उसके विवरण में जाना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। एक बार डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अगर देश के कोने कोने में जनसमूह अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने राष्ट्रपति भवन जाता है, तो उसे मार्ग में सैकड़ों हजारों गांवों को पार करना होगा। कुएं खोदने होंगे, बांध बनाने होंगे, तालाबों की सफाई जैसे व्यापक रचनात्मक कार्य करने होंगे, जिससे ग्रामवासी भी जुड़े। ये डॉक्टर लोहिया ने कई बार कहा। स्पष्ट क्या होता है इससे? अपने विचारों द्वारा डॉक्टर लोहिया समाज के लिए नए मूल्य उपलब्ध करा रहे थे। सामान्य तौर पर देखें तो सप्त क्रांति से सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए उन्होंने नए मूल्यों और नए केंद्र की रचना की। उन्होंने ये काम ऐसे समय में किया जब अनेक वर्गों में यूरोपियन संस्कृति के विचार चरम शिखर पर थे, और भारत माता से उन्होंने यही मांगा जो बात रमाशंकर जी आदि कह गए, उसे मैं पूरा करता हूँ। हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो, राम का कर्म और वचन दो। हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा भी दो।
ये प्रार्थना में नैतिकता और नीति के श्रेष्ठतम मूल्यों की आकांक्षा दिखती है। समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी एवं सम्मान का हक मिल सके। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि समाज के रूपांतरण के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि एक एक व्यक्ति में बदलाव और परिवर्तन ये बड़ा आवश्यक है। और मुझे लगता है विकास का शिखर छूने के लिए एक एक व्यक्ति की जड़ों को पोषित करना होगा, तभी समाज की बुनियाद मजबूत हो सकती है। विकास रूपी वृक्ष में नए पत्ते लग सकते हैं, नई शाखाएं आ सकती हैं। और मैं देख रहा हूं, मुझे जो भारत दिखाई पड़ रहा है, हर व्यक्ति में परिवर्तन का अंकुर फूट रहा है। आज देश का युवा स्वाभिमान से मैं कहूं लरबेज है। आम आदमी का ध्यान भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से काफी हद तक रखा गया है। एक दशक तक जो असंभव हुआ करता था, भारत की विकास यात्रा एक नई धारा आई है और हर रोज कुछ न कुछ नया सृजित हो रहा है। विश्व में जहां आज उथल पुथल है, पूरी दुनिया आज भारत की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। विध्वंस की लपटें जहां दिखाई पड़ रही हैं, वहीं भारत की चर्चा हो रही है। और भारत एक मूर्तिकार की तरह वैश्विक शांति में सहायक हो सकता है, आज ये दुनिया महसूस करने लगी। हम मात्र विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति नहीं बने, बल्कि लंबे समय अंतराल के बाद आज भारत की समाज चेतना भी चरम शिखर को छूने को अग्रसर है, ललायित है। खासतौर से युवा हमारा, वो जल्द से जल्द निश्चित रूप से वहां पहुंचना चाहता है। जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर लोहिया ने अपनी तेजस्विता से समानता की जो अलख जगाई थी, वो देश के कोने कोने पहुंचे। जहां सुधारों की आवश्यकता है, वहां ज्वाला बनकर समाज का पथ प्रदर्शन करे। उनके विचारों का बीजारोपण करके परिवर्तन का मार्ग हम प्रशस्त कर सकते हैं, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं। अगर इजाजत रमाशंकर जी चले गए तो मैं थोड़ा विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं यहाँ के विद्यार्थियों से ही बात करना चाहता हूं। इस विशेष दिवस पर आपने अनेक विद्वानों की बातें सुनी हैं। किसी ने कहा कि मैं 51 घंटे चल कर के आया, 52 घंटे। ये औपचारिकता करने में नहीं आया। औपचारिकता के माध्यम तकनीक ने उपलब्ध करा दिए हैं, वहाँ से भी जुड़ करके बात की जा सकती थी। और इसलिए मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से आज कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का ध्येय क्या होता है, ये आज समझने की आवश्यकता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, ये जानने की जरूरत है। आज इस संस्थान में हम उपस्थित हैं ऐसे अवसर पर। मैंने पहले ही कहा कि औपचारिकता के लिए नहीं है। और तब मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपने इसको वास्तव में समझ लिया तो मैं मानता हूं कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसके अंदर जो छिपा है भाव, अगर उसको आपने समझा तो मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य में आप बड़ा कर सकते हैं। और मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, सामान्य रूप से अपने अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं। बड़ी सरल परिभाषा है और ये मेरी व्यक्तिगत है। शिक्षा जगत के मूर्धन्य विद्वान इससे असहमत हो सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे बताया गया मेरे बारे में कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, और इसलिए आई एम ए मैथमेटिशियन and I can't proceed in mathematics until we define and then give examples. So I have taken liberty to define education and illustrate that with few examples, and then place it in the context of what
this university is achieving and what it should achieve and will achieve. So there is just one simple definition of education, and it is a journey of self. It is called education. ये स्व की यात्रा, यही शिक्षा है, ये व्यक्तिगत यात्रा है, और अगर उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे तो इट्स ए जर्नी ऑफ इनर सेल्फ, अंतर्ध्वनि की यात्रा है, और अंदर जाके इसे हमें टटोलना होगा। और जिसने अपने अंतर्ध्वनि को पहचान लिया वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि महान बन जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मैं आगे कुछ लोगों की बात करूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। आप हर व्यक्ति के अंदर एक न एक विशेष ध्वनि है, और उसके अंतःकरण की ध्वनि को, जिसे मैंने अंतर्ध्वनि कहा, अगर वो पहचान ले, और शिक्षण संस्थाओं का इसमें इस भूमिका शिक्षण संस्थाओं की क्या होगी, हमारे अध्यापकों की क्या होगी, कि हम मदद करें कि वो अपनी अंतर्ध्वनि पहचान सके। और अंतर्ध्वनि पहचान करके, केवल पहचानने से तो काम होगा नहीं, पहचानने के बाद उसे चलना होगा, मेहनत करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये ऐसी यात्रा है जो जीवन पर्यंत चलती है। कुछ बिरले लोग होते हैं जिन्हें हम साधक कह सकते हैं, त्यागी जी जैसा, लेकिन हमारे आप जैसे लोगों को जीवन भर इस यात्रा में चलते ही रहना है, रोज कुछ न कुछ सीखना है, और पिछले गत दिन से कुछ बेहतर आगे हम कर सकें। मैं समझता हूं कि ये बड़ा आवश्यक है। अब मैं बात महात्मा गांधी से ही शुरू करता हूं। कई बार बापू का नाम लिया गया है, गांधी, लोहिया, ये चर्चा हुई है। महात्मा गांधी बड़ी कम उम्र में उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली, और किस्सा आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। 8 वर्ष की आयु थे, विद्यालय में पढ़ते थे, राजा सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने गए थे। नाटक देखा, नाटक देख करके आए, जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली कि हमारी अंतर्ध्वनि सत्य है। और उस नाटक के जितने डायलॉग थे, शीशे के सामने खड़े होकर वो दोहराते थे। अब कल्पना करिए कि 8 वर्ष का बच्चा प्रतिज्ञा करता है कि कुछ भी हो जाए, जितनी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी कष्ट सहना पड़े, लेकिन सत्य से कभी नहीं डिगूंगा, सत्य से कभी नहीं हटूंगा। और मुझे लगता है कि गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, ये सब बताया गया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। देश को आज़ादी मिली, क्या क्या किया गांधी जी ने, लेकिन सब कुछ जो हासिल हुआ उसके केंद्र बिंदु में एक ही बात थी, सत्य। और जीवन भर वो सत्य से बंधे रहे, और सत्य के अधीन उन्होंने काम किया, आचरण किया। उनके जीवन के हर पहलू को जांचिए आप, इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके जीवन में। जितनी चुनौतियां आईं, जितनी परीक्षाएं आईं, सत्य कभी नहीं त्यागा, और महात्मा गांधी अंतर्ध्वनि को पहचान लिए। परिणाम हुआ कि राष्ट्रपिता हो गए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। अभी मैं बताऊंगा, कुछ लोग मंच पर भी प्रतिकार करेंगे, लेकिन मैं तथ्यों के साथ आगे बात करूंगा। कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेटेड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे? मुझे नहीं लगता है किसी में साहस है जो ये बात कह सकता है। बट डिड यू नो दैट ही डिड नॉट हैव ए सिंगल यूनिवर्सिटी डिग्री or qualification? There are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. His only qualification was a high school diploma.
He qualified to practice law. He did not have a law degree. He had no degree. Yes, just look at how educated he was, father of the nation, Rashtrapita bane. So let me also make it clear to you that do not only be indulging in the formal connection with the degree and what you think is education. केवल डिग्री एजुकेशन नहीं है, ये बात मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। मार्क ट्वाइन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। मार्क ट्वाइन की एक बड़ी फेमस बात है जो मुझे लगता है शिक्षा से जुड़े हुए दुनिया के तमाम विद्वान हर बार कहते हैं, और मार्क ट्वाइन ने कहा कभी, आई डिड नॉट अलाउ माई स्कूलिंग टू इंटरफियर विद माई एजुकेशन। थिंक अबाउट दिस, ही डिड नॉट अलाउ द स्कूलिंग, he did not allow his schooling to interfere with his education. अब महात्मा गांधी ने क्या क्या किया वो आगे बताऊंगा मैं। कबीरदास का नाम आप में से सब लोग जानते हैं। 1000 से ज्यादा लोग पीएचडी कर चुके हैं कबीरदास पर। पढ़ने की बात छोड़िए, नाम लिखना भी नहीं जानते थे, कबीरदास निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि पहचानी, और उनकी अंतर्ध्वनि क्या थी? ईश्वर में आस्था। और जब अंतर्ध्वनि पहचानी तो कबीर कबीर हो गए। तेंदुलकर का नाम आप सब जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के पास भी कोई डिग्री नहीं, हाई स्कूल पास हैं सचिन तेंदुलकर। उनको भी देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। और मित्रों, आपको मैं बताऊं, पिंग पोंग खेलते थे वो पहले, क्रिकेट नहीं खेलते थे। एक दिन उनकी अंतर्ध्वनि जाग गई कि नहीं, हमारा तो वास्ता क्रिकेट से है। और उस दिन से क्या शनिवार, क्या रविवार, क्या होली, क्या दिवाली, क्या दशहरा, कभी मैदान नहीं छोड़ा सचिन तेंदुलकर ने। बहुत सामान्य परिवार के थे। एक समय ऐसा था जब एक ही पतलून थी सचिन तेंदुलकर के पास। स्कूल जाते थे, पढ़ करके आते थे, माँ वही पतलून धोती थी और गीला पतलून पहन करके मैदान पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने सचिन तेंदुलकर पहुंच जाते थे। और पद्म सम्मान, बड़ा सम्मान उनको मिला। अब कोई कहेगा कि भाई कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं हैं, किस तरह से अपने को कंडक्ट करते हैं। भारत रत्न उन्हें मिला हुआ है। और आपको कभी ध्यान है कि सचिन तेंदुलकर ने कोई विवादित बयान दिया है? कोई ऐसी बात कही है जिस पर किसी ने कभी कोई प्रतिक्रिया दी है? तो शिक्षा उसी को कहते हैं जो अनुभव के आधार पर आपको उस अंतर्ध्वनि से परिचित करा दे, इसके अलावा शिक्षा कुछ नहीं। तब फिर रमाशंकर जी के इस विश्वविद्यालय का क्या उपयोग है? जब आप अंतर्ध्वनि पहचान नहीं लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर इस विश्वविद्यालय का क्या उपयोग है? और मुझे लगता है कि आई मस्ट इनेबल ईच वन ऑफ यू स्टूडेंट्स टू समहाउ बिगिन टू अंडरस्टैंड योर इनर सेल्फ। व्हाट इज योर ड्रम बीट, इसको पहचानिए। टू अंडरस्टैंड what it says and then start adhering to it, start practicing it. केवल समझ गए से नहीं होगा, इसको प्रयोग में लाइए, प्रैक्टिस करिए। और इसी को तो धर्म निभाना कहते हैं। धर्म की परिभाषा अनेक विद्वान लोग अनेक प्रकार से देते हैं। मैं जो मोटे तौर पर समझ में आती है कि धर्म है क्या, तो मैं यही कहूँगा, धर्म इज दैट विच बाइंड्स, जो बांधता है वही धर्म है। और तेंदुलकर बंधे से क्रिकेट, तेंदुलकर बंधे थे क्रिकेट से, गांधी बंधे थे सत्य से, कबीर बंधे थे ईश्वर से, अमिताभ बच्चन और शुक्ला जी बंधे हैं एक्टिंग से और कविता से। इस तरह से अनेक नाम आप गिनिए। रामानुजम का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। इतना बड़ा मैथमेटिशियन कोई पैदा नहीं हुआ, हाई स्कूल पास थे, इंटर नहीं पास थे। हाई स्कूल पास किया, गणित से जुड़ गए
और देश के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं रामानुजम, उनके पास भी कोई डिग्री नहीं थी। तो इस विश्वविद्यालय का प्रयास क्या होना चाहिए, या हर विश्वविद्यालय का प्रयास क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रमुख ध्येय, you should be given a platform that allows each individual through his or her experience to begin to discover himself or herself. And when you start discovering, then the university should allow you to start practicing that belief. And I will give you one simple example. इस तरह के प्रयोग इस तरह से जिन लोगों ने किया, एक मैं कह सकता हूं कि एक इनलाइटमेंट का वातावरण उन विश्वविद्यालयों में पैदा हुआ। और इसलिए यहाँ उपस्थित छात्रों से इस अवधारणा से भी मैं भागीदार बनूं, इसलिए मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। मैं भी कुछ सीखूं, मेरा भी उद्धार हो जाए। और बहुत कुछ सीखा हमने। क्या जादू जिससे कबीर कबीर बने, महात्मा गांधी बने, और खुद हमारे लिए अनेक मंत्र छोड़ गए। बड़े सरल और मूल मंत्र हैं, इनको समझने की कोशिश करिए आप। और ख़ास तौर से अध्यापकों से मैं विशेष रूप से इसमें सहयोग चाहूँगा। गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में एक बड़ी गहरी और सरल बात कही, सटीक बात कही। और याद रखिएगा मित्रों, गांधी जी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कह सकते थे। He would never utter a word which was to be said lightly, and he would never utter it unless he had experienced and made his own discovery and inference. जब तक वो खुद खोज नहीं लेते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक वो कह नहीं सकते थे। एंड इसीलिए गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जिन लोगों ने पढ़ी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने, कई लोग सवाल करते हैं क्या अधिकार था कहने का। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जिसके पास डिग्री ही नहीं थी वो शिक्षा के बारे में क्यों कह सकता है। जब दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ उन्होंने स्कूल खोला और स्कूल बहुत शिद्दत से, बहुत मन से चलाया। और जब लौट के हिंदुस्तान आए तो विश्वविद्यालय स्थापित किया। आज भी फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है गुजरात विद्यापीठ। वर्धा में उस जमाने में महिला पॉलिटेक्निक स्थापित किया। और देश के जो मूर्धन्य वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, वो उसकी गवर्निंग बॉडी में थे। तो गांधी की कल्पना उस समय थी। और गांधी जी कहते क्या हैं अबाउट एजुकेशन? He said, in education, what you do with your hands will enter your heart. जो हाथ से प्रयोग करते हो वही आपके हृदय को जाएगा। जो ब्लैक बोर्ड पर प्रोफेसर साहब लोग पढ़ाते हैं उसका बहुत कम अंश जाएगा। ये लिबर्टी जो हाथ से करते हैं ना, लिटरली भी या मेटाफॉर्मिकली भी, यही जल्दी आप समझ पाते हैं। और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, हमारे देश की जो परंपरा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो सभी इस बात को कहते हैं। और अनादिकाल से भारत इस बात को जानता था। And if you look at all our Upanishads, they talk about it all the time. और छंदोग उपनिषद में जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा, एक पात्र है, वो पॉटर का काम करता था, उसका नाम था ऋग। अब पॉटर का काम करते हुए ऋग इतनी तल्लीनता से, तन्मयता से अपना काम करता था, इतना मैं कहूँ कि he was so wise, so educated, कि उस समय के राजा भी उसके पास आते थे। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि let that happen
let the doors and windows of the university be open, and let there be cross currents back and forth of knowledge, enlightenment, and education, which is what I think this university is already doing, and I envy you because other universities are yet slow in this task. So, this is the use of hands. ध्यान से सुनिएगा, जितने बड़े नाम आप देख लीजिए, ईसा मसीह 12 साल के थे और 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ अप्रेंटिस करते थे, हाथों का प्रयोग करते थे, कारपेंटरी करते थे उनके साथ। पैगंबर साहब चरवाहा थे, पैगंबर साहब। गुरु नानक की बात सब लोग जानते हैं, जो उनका शिष्य बनता था खेत पर काम करना पड़ता था उसे। और दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों का नाम अगर मैं लूं, न्यूटन आप सब जानते हैं, वो भी हाथों के प्रयोग से ही गाइडेड हुए थे, सर आइजैक न्यूटन। और जो डिस्कवरी ऑफ लाइट है उनकी, आप में से इनवर्स स्क्वायर लॉ केम टू हिज माइंड थ्रू लाइट। कैसे? हाथों से उन्होंने अपने यंत्र बनाए, इनोवेटिव यंत्र थे, और उस यंत्रों के आधार पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट को समझा। फिर गणित के आधार पर तुक्का लगाया कि ग्रेविटी भी इसी तरह फैलती होगी। He made an educated guess that gravity also spreads like light in every direction, and exactly the same way guessed the inverse square law also for gravity, and then mathematically proved that that is the law of gravitation. ये हाथों के प्रयोग से ही सर आइजैक न्यूटन ये फार्मूला दे सके। दूसरा नाम मैं लूंगा माइकल फैराडे का। कक्षा 2 तक पढ़े हुए थे। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के, तो माइकल फैराडे का नाम आप जरूर जानते हैं। गरीबी में इतनी हालत खराब थी कि घर में भोजन का ठिकाना नहीं था। मजबूरी में उनको काम करना पड़ा कि घर में भोजन मिल सके। और उनको अप्रेंटिसशिप कहाँ मिली? एक बुक बाइंडिंग की किताब बांधने वाली जो दुकान थी वहाँ। वो जमाना था, आज तकनीक नहीं थी, एक एक पन्ना सटाना पड़ता था। अब उनको भी उनकी अंतर्ध्वनि जाग गई, हर पन्ना पढ़ने लगे। और मैं समझता हूँ कि जब ये जिज्ञासा पढ़ते पढ़ते विज्ञान की ओर जागृत हुई, विज्ञान से जुड़े, एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज एज and one of the greatest scientists of the world forever, and he was only second class pass. इसलिए आपसे मेरा दूसरा निवेदन है, अंतर्ध्वनि को पहचानिए, फिर हाथों का प्रयोग करिए और नॉलेज को प्रैक्टिस में लाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बात बहुत पहले कह गए थे, और उन्होंने कहा, I will quote Gurudev Rabindranath. He laments that education in India has been confined to the four walls of the classroom and the blackboard, and it seems to have no more connection with the world. We must go back to the way India was. And why do I say that? Because it served India well. This business of making education and the real world connected, so that knowledge was in action and action gave rise to knowledge, knowledge gave rise to action and action gave rise to knowledge. ये अगर शिक्षण संस्थाओं में शुरू होगा, जो कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, तो मैं समझता हूँ बेहतर। अब तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब जमाना है transdisciplinary education. Please understand, subjects cannot and should not be learnt in isolation. If Newton was good in mathematics, he was just
good at physics. He was just as good as the use of hands. He was a great communicator and he was a great composer. So you need to have these skills. You cannot do this by just lying in bed. आइंस्टाइन दुनिया के बड़े वैज्ञानिक, और मैं पता नहीं, मुझे जब मैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहा था, इतना एब्स्ट्रैक्ट है। बहुत लोग दावा कर देते हुए कि मैं समझ गया हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग आज तक समझ पाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आइंस्टाइन ने पीएचडी की थी फिजिक्स में, लेकिन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार फिजिक्स की पीएचडी के नाते नहीं हुआ। ये बात आप में से कुछ लोग जानते होंगे। उनके पिता एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्कशॉप चलाते थे। ही गॉट सिक, पिता बीमार हो गए, मजबूरी में उन्हें उस दुकान पर जाना पड़ा। और उस समय आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं फिजिक्स में पीएचडी करूंगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोर पर काम नहीं करूंगा। उसने कहा कि नहीं ये ज़रूरत है। उसने काम किया, दुनिया को सबसे पहला ऑटोमेटिक कैमरा देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टाइन। दुनिया को सबसे सेफ फ्रिज देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टाइन। और क्यों? क्योंकि ही वॉज गुड एट फिजिक्स। क्यों? वो हाथों का प्रयोग करते थे। क्यों? वो रुचि लेते थे, और तब जाकर के थियरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी दुनिया को दे सके। अब एक अंतिम उदाहरण त्यागी जी देकर के मैं देख रहा हूँ घड़ी की सुई भी, और इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ जितना। जॉर्ज मेंटल, ये बड़ा आवश्यक है त्यागी जी इसका जिक्र करना। जॉर्ज मेंडल का नाम आपने सुना है। जेनेटिक्स, आज कोरोना की रफ्तार अगर थमी है पूरी दुनिया में तो उसका श्रेय मेंडल को जाता है। अगर जेनेटिक्स का इजाद नहीं होता तो पता नहीं कितनी लोगों की जानें चली जाती। वैक्सीन पहले भी बनती थी, एंटीवायरस 5 साल 6 साल लग जाता था, प्रभावशाली भी नहीं होती थी, लेकिन इस जेनेटिक्स ने आरएनए वैक्सीन दुनिया को दी, और जिसने थाम दिया कोरोना की रफ्तार को। अब व्हाट इन्वेंटेड जेनेटिक्स? मेंडल, एंड हाउ डिड ही डू दैट? मैं चाहता हूं कि आप इसको समझिए। उसका मूल कारण है कि ही वॉज गुड एट बॉटनी, ही वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, एंड ही वॉज गुड एट गार्डनिंग। खुद अपने बगीचे में हजारों फूल लगाते थे, गणना करते थे, रंग कैसे बदलता है इसको पहचानने की कोशिश करते थे, और करते करते 2 वर्ष में सिद्ध हो गए और जेनेटिक्स दिया पूरी दुनिया को, जिसने पूरी दुनिया में इतना बड़ा कमाल कर दिया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड मेक योर एजुकेशन प्रैक्टिकल। अंतिम बात, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब हम लोग जब पढ़ते थे, बगल में मेरा साथी बैठा है, देखने न पाए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं पढ़ के जा रहा हूँ, उसको एक शब्द नहीं बताऊँगा। मैं समझता हूँ त्यागी जी उस समय बदल गया, और अब उससे काम नहीं चलना है। नंबरों में हम उलझे रहते थे। पिताजी मेरे रोज़ डांटते थे कि यूपी बोर्ड में पोजीशन नहीं आएगी तो बहुत पिटाई करूँगा। वो समय बदल गया, नंबर अब कहीं काम नहीं आते हैं। और मुझे लगता है कि जीवन में जिन्होंने भी बड़ा किया है उन्होंने कभी नंबरों की चिंता नहीं की है। इसलिए आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, गेट गुड मार्क्स, फाइन। यू डोंट गेट गुड मार्क्स, दैट्स ऑल्सो फाइन। डू what you believe in by discovering your drum beat, and अगर ड्रम बीट पहचान करके आप आगे बढ़ोगे तो भगवान भी सुनेगा। और हमारे पुराणों में एक से एक बढ़ करके बेहतरीन कथाएं। मैं किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी लोग बैठे हैं वो समझ लेंगे कि ये कहीं मैं उस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैं घटना का जिक्र करता हूँ। एक कसाई था,
और वो कसाई अपना जो धर्म था उसको बहुत अच्छे तरीके से करता था, इतनी निष्ठा से करता था, इतनी लगन से अपना धर्म निभाता था कि उस भगवान प्रसन्न हुए नारायण और आकर के उसका उद्धार कर दिए। अब हम लोग, ईश्वर हमको नहीं मिल सकते क्योंकि उसने अपने धर्म को निष्ठा से निभाया, स्वधर्म को पहचाना। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप भी अपने स्वधर्म को पहचानिए, निष्ठा से उसे निभाइए। और योगी की यात्रा यही होती है, इसी प्रकार वो सिद्धियां प्राप्त करता है। परंतु याद रखिएगा, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होती है। और ये भी मत सोचिएगा कि पूरा देश हम ही को बदल देना है। ऐसा सोचने की, समाज की छोटी छोटी समस्याओं को चुनिए, 4 लोग 5 लोग मिल करके, और आज ही सब कुछ कर देंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। स्टार्ट मॉडेस्टली, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़िए, प्रयोग करिए। और इस तरह के अनेक प्रयोगों ने देश को बदला है। अनेक विद्यार्थियों ने जो आज योगदान दिया है देश को, उसके कारण देश आज आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं अगर एक बात कहूँ कि रोज़ परीक्षाएं हो रही हैं देश में, कहीं पर्चा लीक हो गया, कहीं नकल हो गई, कहीं आउट हो गया, कहीं कैंसिल करना पड़ रहा है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से ऊपर से कोई तस्वीर भारत की लेगा तो एक एग्जामिनेशन सेंटर ही आज हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा। ये स्थिति बन गई। और इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से इन बातों पर विचार करके और इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन नॉलेज तब आती है जब आदमी हम्बल होता है, विनम्र होता है। अगर अहंकार हो गया, प्राइड हो गया, तो ये उसी से भर जाता है, फिर वो नॉलेज आता नहीं है। इसलिए बी हम्बल, इस अहंकार से बचिए, अहंकार बीन बनिए। जिस चीज़ में आपकी आस्था है, जो आपका धर्म है, वो निश्चित रूप से आपके पास आएगा। और आपका धर्म जो है उस पर काम भी करिए। सो डू दैट। एंड माई फाइनल थिंग, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। महात्मा गांधी ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, डार्विन ने कहा, न्यूटन ने कहा, मेंडल ने कहा, ईसा मसीह, पैगंबर साहब, गुरु नानक साहब, सबने यही कहा कि भाई एक पढ़ने लिखने इन सब के बाद राष्ट्र का हित करिए। ऐसी पढ़ाई सब बेकार है। पढ़ लिख करके अगर देश का हम भला नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसा पढ़ा लिखा न रहे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान बेहतर है। और ये हमारे देश की परंपरा रही, पुरातन परंपरा रही। 2 उदाहरण देख के आगे बढ़ूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे अनुमति मिली है, सज्जन लोग हैं, लेकिन समाजवादी हैं, ये भी मैं जानता हूं कब धैर्य जवाब दे जाएगा। तो मैं 2 उदाहरण दे करके बात खत्म करूंगा कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ दुनिया का, एंगस मैडिसन, और उसने बड़ी मॉन्यूमेंटल स्टडी करी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पे अटेंशन टू इट। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज एज मेडिसिन, इट वॉज ए मॉन्यूमेंटल स्टडी एंड टिल टुडे नो वन हैज disputed it. It's based on data from 1st century AD till the end of the 17th century, or I can say beginning of the 18th century. और डेटा के आधार पर क्या कहते हैं मेंडल, पूरी सदियों के लिए उतना बड़ा अध्ययन कभी नहीं हुआ है। वो कहता क्या है कि भारत दुनिया में सबसे संपन्न, सबसे विकसित देश था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया में सबसे संपन्न और विकसित राष्ट्र था। और कारण क्या था कि हिंदुस्तान के पास नॉलेज इकोनॉमी थी। इस कारण भारत संपन्न था, भारत विकसित था। और उसका 2 ही उदाहरण दूंगा, तमाम हैं, असंख्य हैं, 4-5 घंटा मैं भी बता सकता हूं उदाहरण।
एक बात मैं बताऊं आपको, यूरोप के पानी के जहाज जिस समय समुद्र में अपना रास्ता नहीं खोज पाते थे त्यागी जी, उस समय भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे जाते थे, सुदूर। और सर आइजक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि विज्ञान ने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया है कि पानी के जहाज समुद्र में नेविगेशन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उस समय भारत के हमारे इन्हीं शिक्षा संस्थानों ने लॉगरिथम के आधार पर ऐसे यंत्र बनाए थे और इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। सकोरता एक जगह है, जाइए आप दक्षिण अफ्रीका का आगे, वहां की दीवारों पर देखिए, पाली में, संस्कृत में हिंदुस्तान के नाविकों के लिखे हुए इंस्क्रिप्ट अभी भी मिल जाएंगे। तो उस समय हम उसका सुखकंद द्वीप नाम था, सुकृतो हो गया भ्रंश होकर के। और ये काम कौन करता था? तो हमारे ज्ञान विज्ञान की संस्थाएं करती थी। आजकल मैं उम्मीद करूंगा कि इस दिशा में विश्वविद्यालय सोचे, इस दिशा में विद्यालय काम करे। एक दूसरा नाम मैं लेना चाहता हूं, प्लाइनी। ये रोमन हिस्टोरियन है और जानते हैं इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा? इंडियन शिप्स कम हियर एंड टेक अवे ऑल आवर गोल्ड्स। भारत के जहाज आते हैं और हमारा सारा सोना लेके चले जाते हैं। तो कोई चोरी करने तो जाते नहीं थे, भारत की ये परंपरा भी नहीं रही है कि चलो आक्रमण करके ले आवें। कैसे ले आते थे? और इसीलिए हम सोने की चिड़िया हुए थे। कोई सोने का भंडार नहीं है भारत के पास। क्यों हुए थे हम? इन्हीं संस्थाओं के कारण हुए थे, इसी नॉलेज इकोनॉमी के कारण हुए थे। बहुत कम लोग जानते हैं, ईसा मसीह से कहीं 100 वर्ष पहले प्लास्टिक सर्जरी हिंदुस्तान में होती थी। कई आधुनिक लोग दूसरे तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा, उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। कैटरेक्ट सर्जरी के यंत्र उस समय हिंदुस्तान में बनते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग हवा में बात करते हैं, नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी के लिए यंत्र चाहिए। और मैंने खुद पुस्तकें पढ़ी हैं और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप भी पढ़िए। ये पुस्तकें हमारे देश में नहीं मिलेंगी। आयुर्वेद की पुस्तकें मुझे हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय और आयुर्वेद के विश्वविद्यालय में नहीं मिली। मैंने पढ़ा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका में, जो दुनिया की सबसे मानी जानी यूनिवर्सिटी है। और वहाँ वो पुस्तकें क्या कहती हैं? हमारे ही पुस्तकों का अनुवाद है वो कहते हैं कि भारत इस तरह के सूक्ष्म यंत्र कैटरेक्ट सर्जरी के लिए भारत में उस जमाने में बनते थे, उनका निर्यात होता था। और कैसे बना सके हम ये यंत्र? लोग अब क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारे यहाँ बाकी लोग क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि हमारे यहाँ वुड स्टील उस समय हम पैदा करते थे जब पूरी दुनिया में कहीं नहीं पैदा होता था, और उसी से सबसे बेहतरीन तलवार बनती थी। सिकंदर आए, और आपको इतिहासकार लोग जानते हैं, मैं इतिहास नहीं पढ़ा हूँ। आने के बाद नदी के तट पर पहले से उन्होंने 2 जासूस भेज कर रखे थे। उन जासूसों ने आकर के कहा कि जहाँ लड़ने जा रहे हो वहाँ की मगध सेना, हजारों हाथी, हजारों घोड़ों और असंख्य लोग तलवार लेकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमसे युद्ध लड़ना चाहते। सिकंदर वापस लौट गए, पैर कांप गए, हिल गए सिकंदर के। और वहीं उनको पुर्राज पोरस मिलते हैं, और पोरस से उनकी मित्रता का रहस्य आप जानते हैं क्या है? वही वुड स्टील का इग्नाट उनको बड़ी मात्रा में देते हैं, जिससे तलवार बनती थी। तलवार बनाई और फिर दोबारा सिकंदर आए। तो हमारी क्षमता वो थी, और इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं मित्रों, पुर्राज के भेंट से वो बने पावर ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। ये है क्या? और उस दिशा में मैं इसे अच्छा संयोग मानता हूं कि उस दिशा में अब हमारा देश आगे बढ़ने लगा है। चिप मंगाते थे हम बाहर से, और माफ करिएगा किसी पर व्यक्तिगत आरोप के लिए मैं नहीं कह रहा। अब हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, सबको प्रेमचंद बनाएंगे, वो प्रेमचंद बनना नहीं चाहता है।
उसको व्यवहारिक ज्ञान पढ़ाइए। बीए में पढ़ता है, उसको प्रेमचंद क्यों बना रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, रामानुजम बनाने की जरूरत नहीं है, नार्लिकर बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मित्रों, आज जो जरूरत है, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं सब कहीं इजराइल से आ रहा है, कहीं चाइना से आ रहा है। और वो जरूरत क्या है कोडिंग में? सिंपल मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल की कोडिंग के साथ काम करिए, एक से एक बड़ा काम करिए, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए हमारे देश को आ सकता है। लेकिन वही ब्लैक बोर्ड पर कि थियरम भी याद करा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। मुझे लगता है व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को मिले, खुद वो कैसे सोच सकें। मैं दो बात कह के अब खत्म करूंगा। 2012 में स्टडी हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उस स्टडी में जो मुख्य बात, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वहां की लोकल इकोनॉमी को 2012 में $3 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करती है। और कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया झंझावात झेल रही थी, तो उस समय मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों ने जो इकोनॉमी को योगदान दिया वो निश्चित रूप से अकल्पनीय है। और ह्यूस्टन शहर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन का नाम आपने सुना होगा। 2019 के दौरान $6 बिलियन की इकॉनमी ह्यूस्टन शहर को उस विश्वविद्यालय के कारण मिली। तो ये सब, और यही मुझे लगता है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं है। एक कालखंड था जब हम किसी न किसी कारण, गुलामी के कारण लंबे समय तक आत्मबल हमारा कमजोर हो गया है। आज देश का आत्मबल छलांगे मार रहा है, और मुझे कोई संदेह नहीं, मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, मैं आशावादी आदमी हूं, निराशावादी नहीं। मैं जो देख रहा हूं आने वाले 25 साल बाद, वो दिन दूर नहीं होगा जब यही बच्चे जो हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं, ये पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। दुनिया की केवल इकॉनमी नहीं, नॉलेज इकॉनमी नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में भारत सबसे आगे रहेगा। यही बात कहते हुए, मैं जानता हूं कि आपको मैंने काफ़ी झेलाया है, लेकिन मैं भी 52 घंटे चल के आया था, तो मैं कहा कि अब अकेले मैं क्यों, कुछ आप भी। तो मैं मंच पर विराजमान सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, रमाशंकर जी को विशेष रूप से उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ, और यहाँ बैठे हुए नौजवान विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। और अंतिम बात, 2020 से जम्मू कश्मीर में हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ, आइए। अगर पहले गए होंगे तो जम्मू कश्मीर का नज़ारा अब बदल गया है, और जब अगली बार आप आएंगे तो और बदला हुआ नज़ारा देखेंगे। और एक कविता पढ़ी गई, वो कवि हैं, उन्होंने अपनी लिखी है, मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भीख हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, रहजन मैंने डाकू, कुछ और यहाँ हो सकता है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा